इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। ये शायद बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि एक्सरे हमारा चैप्टर भी छोटा ही सही था। बाकी गाइज इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, अगर इफ़ टाइम अलाउड यू, क्योंकि एक चैप्टर की मेरे ख्याल में 2 वीडियोज़ होंगी 1-1 घंटे की, तो 2 घंटे का होगा। उसको अगर आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सरे का जब भी आपको पढ़ाती हूँ या कहीं भी पढ़ाती हूँ, उससे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इससे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे 2018 का शिफ्ट थर्ड का, ये सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं फर्स्ट का क्वेश्चन है शायद। इसमें आपको पूछा गया है अल्ट्रा वायलेट रेज की जो है रेंज क्या है। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है याद होता है तो आप इजीली इसको कर पाते हैं। चलिए, तो मैं आपकी ये रेंज लिख देती हूँ। सबसे हमारा आता है गामा रेज, एंड प्लस आपका ना क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसकी आपकी, मैं जैसे अभी यहाँ वेवलेंथ की बात कर रही हूँ तो आपसे पूछ लेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी इक्वल्स टू SC/λ होता है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसमें था शायद आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था, तो उसमें मास अल्फा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा था। उस तरह के क्वेश्चन में पूछ लेता है, और ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बहुत हाई चांसेस है। इसीलिए मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बार बार करवा रही हूँ, क्योंकि देखो मास के कॉन्सेप्ट पे जो अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उसके बेसिस पे आपसे पूछ चुका है। अब बहुत हाई चांसेस है कि वेवलेंथ के बेसिस पे पूछ ले, इसीलिए इनको आप याद रखना। कुछ नहीं भी याद रख पाओ ना, इनकी वेवलेंथ एग्जैक्ट याद नहीं रख पाओ, तो आप इनका सिर्फ सिक्वेंस याद रख लेना। पहले अल्फा रे, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, उसके बाद आती है आपकी विजिबल लाइट, एंड देन आपका इंफ्रारेड रे, एंड द लास्ट इज द रेडियो वेव रे। ठीक है, रेडियो वेव। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेवलेंथ इन मीटर में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे हमारी कम होती है गामा रेज की 10⁻⁻18 से 10⁻11। फिर एक्सरे की आएगी 10⁻11 से 10⁻8, एंड देन आपकी यूवी रेज पे आ जाएगा 10⁻8 से -8 से 10⁻6। आपको ये रेंज इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये रेंज लिख कर देगा, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपकी नैनोमीटर में रहती है, तो 800 नैनोमीटर, लेकिन इसको आप चेंज करोगे नैनोमीटर से हटा के मीटर में, तो 10⁻⁹ के साथ चला 400 नैनोमीटर तक। एंड देन आपकी इंफ्रारेड रेज 10⁻6 से लेके 10⁻3 तक, एंड रेडियो वेव 10⁻3 से 10⁻8। सेम अगर आपको ये आर्मस्ट्रॉन्ग में बात किया जाए वेवलेंथ, तो आपका आ जाता है लेस देन 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, -18, और ये -11 चला गया ना, आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 होता है, तो 0.1 से भी कम हो जाता है। सिमिलरली हेयर व्हाट वी हैव, एक सेकेंड, यहाँ पे 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड देन आपका 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड ये वाला भी आपका 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड देन 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 10⁻15 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड इन द लास्ट 10⁻3 10⁻5 से लेके आप एंड सो ऑन ऊपर तक चली जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। आप इसमें सीक्वेंस ज़रूर याद रखना। सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल लाइट आ जाती है आपकी, इंफ्रारेड रेज, फिर रेडियो वेव्स। आप इसका कुछ निमोनिक्स बना लो, GXU वीर, GXU वीर ऐसे याद रख लो, इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। GXU वीर, मतलब 3-4 बार बोलना है इसको, GXU वीर, GXU वीर, GXU वीर, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे आप याद कर लीजिए, एंड ये याद रखना ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सबसे कम इसका है, सबसे ज़्यादा इसका है। ओके, ये ऑर्डर याद रखिएगा ज़रूर से। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, एंड देन मैं अब चलती हूँ एक्सरे जो है आपका मेन टॉपिक, उसकी तरफ। ये ज़रूर से स्पेक्ट्रम आप याद रखिएगा गाइज। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट अपना मतलब जो मेन टॉपिक है आज का, दैट इज़ द एक्सरे। एक्सरेज की रेंज आपने देख ली, 10⁻11 से लेकर 10⁻8 मीटर में आती है आपकी वेवलेंथ, अगर हम बात करते हैं। ठीक है,
आपकी एक्सरे जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट एक्सरे और एक होती है हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे में क्या होता है कि आपकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब मैंने क्या बताया था, एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होती है। अब जितनी कम एनर्जी होती है इसीलिए इसका जो पेनिट्रेशन होता है किसी भी चीज़ के अंदर वो इसका कम हो जाता है। कम एनर्जी है तो वो कम अंदर तक जा पाएगी ना, कम उसके पास कम पावर होगी तो कम पेनिट्रेट करेगी, कम एनर्जी है तो अंदर ज़्यादा कैसे जाएगी। हार्ड वेव कौन सी होती है, जिसकी आपकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो पेनिट्रेशन होता है वो मोर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका हार्ड वेव का पेनिट्रेशन ज़्यादा है या सॉफ्ट एक्सरेज का पेनिट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग, लेट मी इरेज दिस। अच्छा, एक्सरे प्रोड्यूस करने का मेथड शायद आप लोगों को याद ही होगा कि हमारी एक ये ट्यूब होती थी, एक इधर मेटल होता था और इधर हम ऐसा मेटल लगाते थे बहुत हाई जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ताकि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करे तो फिर ये हमारा जो है मेल्ट ना कर जाए। बाकी ये पूरी नीचे सर्किटरी होती थी इसकी, इधर से सप्लाई जब होता था तो यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ होते थे और ये बहुत हाई स्पीड से इधर ट्रैवल होते थे और आकर इस प्लेट पर टकराते थे, और वो जब इससे टकराते थे तो यहाँ पर आपकी ये जो एक वेव निकलती थी दैट इज़ द एक्सरेज। ठीक है, तो ये था एक पूरा प्रोसेस इसके प्रोड्यूस होने का जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। ठीक है, अब इसके प्रोडक्शन भी जो होता था वो आपका दो तरीके का होता था। एक्सरे प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी हमारी दो तरह की होती थी। कौन कौन सी होती थी, एक होती थी कंटिन्यूअस, ठीक है, और एक होती थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका प्रोसेस और इसका प्रोसेस मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर वो जानना है तो यू में चेक द वीडियो ऑफ एक्सरे कंप्लीट वाला, मैंने वहाँ बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। यहाँ मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देती हूँ जो कॉन्टीन्यूस से निकल कर आता है। एक तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी अगर चार्ज पार्टिकल की हम लेते हैं तो वो हम क्यू भी ले लेते हैं, और अगर हमारा केस इलेक्ट्रॉन का हो तो हम क्यू की जगह ई भी लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, आपको पहले से ही पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी डिपेंड करते हैं। बाकी एक एनर्जी आपकी हाफ mv² भी होती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो होगी हाफ mv²। अब इन दोनों की हेल्प से आप ये लिख सकते हैं हाफ mv² इक्वल्स टू ई। देखो वही फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ फोटो इलेक्ट्रिक में, वेव ऑप्टिक्स में, बस यहाँ पर आपको ना छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी का याद रखना है कि कहाँ क्या टर्मिनोलॉजी है। अब जैसे यहाँ पर ये जो V आ रहा है ना, पहले हमने पढ़ा है इसको पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ आ जाता है वोल्टेज अक्रॉस ट्यूब। ये जो आपकी ट्यूब थी ना, इस ट्यूब के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स के फॉर्मूलाज वही हैं, बस आपके टॉपिक के हिसाब से उनकी जो है क्या बोलते हैं, उनका मीनिंग चेंज हो गया है, उनका जो एक्चुअल मतलब वही है। वहाँ पे कि वो वोल्टेज ही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो अ वोल्टेज, नॉर्मल पोटेंशियल इज ऑल्सो अ वोल्टेज, एंड वोल्टेज अक्रॉस ट्यूब इज ऑल्सो अ वोल्टेज, बट अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग जगह की वोल्टेज की बात होती है। ठीक है, एक तो आपका ये निकल के आ गया फॉर्मूला, इससे आप इधर से उधर शिफ्ट करके निकाल सकते हैं। v तो आपकी वेलोसिटी होती है, एंड ये वाला है कैपिटल V, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है, अगर आपको याद हो तो आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या होता था, एच न्यू, या फिर आप hc/λ भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लाइक मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम एनर्जी आपकी कब होगी, अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हैं तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और अगर हम वेवलेंथ के साथ देखते हैं तो जब हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी। जब हमारी मिनिमम होगी मतलब सबसे कम, इसका मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सिंस हमने अभी सब वेवलेंथ के कॉन्टेक्स्ट में बात किया है, हमने जितने भी अभी वो देखी थी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, तो मैं इसको लेके आगे समझा देती हूँ। बाकी सेम तरीके से आप फ्रीक्वेंसी के लिए भी कर सकते हैं। अब एनर्जी के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला देखा था, तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं यहाँ पर EV इक्वल्स टू hc/λ मिनिमम। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस लैम्डा को आप यहाँ ला सकते हो और ये चीज़ नीचे ले जा सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ का कोई फाइंड करने के लिए बोल दिए कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे निकालिए, देखिए अगर आपसे बोले डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो आप h/p कर दोगे, p की जगह mv रख दोगे, एनर्जी गिवन है अगर तो 2√2m रख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सरे का वेवलेंथ निकालने के लिए बोलेगा तो आपको फिर वहाँ ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा, hc/ev। फ़र्क समझ में आया कि ये आपका था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो चैप्टर कराया है, ठीक है, रिवीजन सीरीज़ में देखना यार, ओके।
डी ब्रॉगली के लिए बोला तो आपने ये लगा दिया, अगर आपसे एक्सरे का बोलेंगे तो आप ये लगा दोगे, और अगर यही सेम आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछ लेता तो वहाँ पर HC/E लिख देते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ओके, सो नाउ यू नो द डिफरेंस ना कि सेम फॉर्मूले में सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करके कैसे बदल गई चीज़ें। अब एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो HC/E है, ये इस पूरे की जगह आप 12400 P और ये आप लिख सकते हो आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में। सेम अगर नैनोमीटर होता है तो ये चीज़ हट जाती है, यहाँ से 1240 रह जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत यूज़ होता है 12400 B। अच्छा, कई बार आपको एनर्जी भी गिवन होती है क्वेश्चन में, बी ना देके एनर्जी गिवन होती है, तो आप यहाँ पर बी की जगह एनर्जी भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है सिर्फ तभी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे वाला था ना, ये आपका कंज्यूम हो जाता है साथ में, इसीलिए आप इसको ऐसे पुट कर पाते हैं। सपोज आपको एनर्जी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो HC और इलेक्ट्रॉन V की जगह आप एनर्जी रख सकते हो ना पूरा, क्योंकि EV क्या होता है, एनर्जी होता है, तो आप HC/E रख सकते हो, या हमारा ये फॉर्मूला भी था। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो HC/2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट तो आपकी यहाँ यूनिट हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया आपका HC/E, इसकी जगह आप अगेन 12400 रख सकते हो, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो इस तरह से आप रख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना ज़रूरी है, तभी आप ये कांस्टेंट रख पाओगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर आप ये कांस्टेंट नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये जो निकला है ना 1240, ये आपका HC/E, इसको सॉल्व कर कर ही निकाला गया, ठीक है। सो डू रिमेंबर दैट थिंग, ताकि आप न्यूमेरिकल में गलती ना करें। ओके, सो दिस इज़ द 1-2 स्मॉल फार्मूले। थोड़ी खिचड़ी पक गई, फिर भी मैं कोशिश कर देती हूँ फिगर आउट करने की। अगर बताते हैं इसमें, देखो एक फार्मूला आपको ये पहले पढ़ चुके हो, इस चैप्टर के लिए एक्सरे के लिए आपको ये याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके एक ये बना आपका फार्मूला, यहाँ पे ये जो V है ये है आपका वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब, ठीक है। अब एक फार्मूला हमारा ये बनता है, और इसी की हेल्प से अगर हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ती है तो हमारा एक फार्मूला ये बनता है, या फिर इसको जब हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाता है इक्वल्स टू वेवलेंथ मिनिमम, ठीक है। अब मैंने इसमें एक चीज़ और बताई कि आप EV की जगह पूरा E रख सकते हो, तो आपका 1240 E इक्वल्स टू लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग होगा तो, लेकिन बशर्ते जो एनर्जी है आपको क्वेश्चन में उसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ओके, और अगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है तो आपको फिर, अगर आप इस तरह से वैल्यू रख रहे हो यहाँ पे, तो आपको एक 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, ताकि उसको आप बैलेंस कर सको, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैथ्स वाली चीज़, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ई ऑलरेडी अगर यहाँ पर डिवाइड करवा दिया है तो आप उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द 2-3 स्मॉल थिंग्स यू मस्ट हैव कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हेन यू सॉल्व फॉर अ क्वेश्चन। ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का था, डी ब्रॉगली। ओके, सो दिस इज इट फॉर द एक्सरे। इसके बाद अब एक एक्सरे में और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ द मूसलेस लॉ, एंड उसके बाद अपना ब्रैग्स लॉ। देखो मूसलेस जो लॉ है ना, वो एक तरह से आप उसको मॉडिफाइड रेडबर्ग फॉर्मूला ही बोलते हो। रेडबर्ग फॉर्मूला याद है ना, 1/λ इक्वल्स टू R ब्रैकेट में 1 माइनस रेडबर्ग फॉर्मूला, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपका मूसलेस लॉ, ठीक है। ये आपको, इसको आप क्या बोलते हो, मॉडिफाइड रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। मॉडिफाइड रेडबर्ग फॉर्मूला क्यों बोलते हैं आपको, अगर रेडबर्ग फॉर्मूला याद हो तो 1/λ इक्वल्स टू R 1/n1² माइनस 1/n2², ये याद है। इसको 1/λ को आप वेव नंबर भी लिख सकते हो, तो V लिख देते थे इसकी जगह, ठीक है। मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब मैं इसके पूरे डेरिवेशन में नहीं जाऊँगी, इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत लंबा डेरिवेशन आता है। मैं डायरेक्टली आपको मूसलेस लॉ बता देती हूँ, उस पर आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सिर्फ आपसे डायरेक्टली लॉ पूछ सकता है, लाइक ये फॉर्मूला लिख कर दे सकता है और पूछेगा ये सही कौन सा इसमें सही है या कौन सा गलत है।
आर तो आपका कांस्टेंट हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये जो बन रहा है सिग्मा, इसको आप बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म आता है ना जेड माइनस लैम्डा, इसको आप बोलते हैं जेड इफेक्टिव, दैट इज एटॉमिक नंबर इफेक्टिव, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है एग्जाम में। एंड वन मोर थिंग, चीज़ और बताऊँ कि आपका पूछ सकता है कि एक्सरे की के सीरीज़ में स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, बताइए क्या होता है। ये सिग्मा होता है 1, बस इसको याद रखना है। या आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक्सरे के सीरीज़ में मूजलेस लॉ का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमें पता चल गया ये 1 होता है, तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/(λ) जेड माइनस 1 का स्क्वायर 1/(n1) स्क्वायर 1/(n2) स्क्वायर, ठीक है। सो दिस आर द थिंग विच यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। और अगर इन केस ये आपको वेवलेंथ ना देके फ्रीक्वेंसी की तरह दे दे, तो वेवलेंथ हमारा क्या होता है, सी बाई फ्रीक्वेंसी होता है। हमारा डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगा, तो सी आपका इधर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी आर जेड माइनस सिग्मा का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में कर रही हूँ, ठीक है। ये तो हमने एक एक्सेप्शनल केस देखा था, 1/(n1) स्क्वायर माइनस 1/(n2) स्क्वायर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का एक ये बन गया आपका। अब अगर आप इस स्क्वायर को हटाना चाहें तो आप इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जेड माइनस सिग्मा, इसका स्क्वायर हटेगा तो नॉर्मल आ जाएगा, और बाकी के जितने भी टर्म थे सारे आपके स्क्वायर रूट में चले जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर सी ब्रैकेट में 1-(n1) स्क्वायर माइनस 1/(n2) स्क्वायर। अब वो ना डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, हो सकता है वो आपको इसी फॉर्म में पूछ ले स्क्वायर रूट लेके, तो जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो आप उस हिसाब से चीज़ें में चेंजेस कर देना। कई बार आप देखेंगे कि ये जेड माइनस इसको जेड इफेक्टिव ना बोल के ए बोल देते हैं, कभी कांस्टेंट बी बोल देते हैं, बट बेसिकली होता है जेड इफेक्टिव है, ठीक। जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो अब वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ए से भी डिनोट कर सकता है, बी से भी कर सकता है, जैसे उसका दिल चाहे, ठीक है। अब इसके बाद हम ये आपको न्यूज़लेस लॉ का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं होंगे, बट हाँ इस पर बेस्ड आपका ना डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है, क्वेश्चन तो आने के चांसेस नहीं है इतना ज़्यादा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, इसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिए और याद रखिएगा, ब्रैग्स लॉ। बेसिकली ब्रैग्स लॉ से हमें क्या पता चलता है, हमारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। आपका कोई भी एटम है, इसमें ये है, ये एटम है, तो इनके बीच में कितना मतलब ये कोई एक आपका क्रिस्टल है, कोई एलिमेंट है, इसके बीच में ये एटम है, तो इनके एटम्स के बीच में कितना स्पेस है, ये हमें पता चलता है ब्रैग्स लॉ से। कैसे पता चलता है, क्या होता है, पूरा फॉर्मूला और डेरिवेशन मैंने आपको करवा चुकी हूँ, इसके लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बना के करवाया भी था ये वाला। फाइनल इसकी जो इक्वेशन निकल कर आती है वो होती है n लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा, ठीक है। थीटा होता है कि जिस एंगल पे आपकी जो यहाँ से लाइट जो एक्सरे आता है, सपोज आपका आप यहाँ से इसको क्रॉस सेक्शन करके ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे रख लिया, ये एटम होगा आपका, जिस एंगल पे ये एक्सरे आकर जो है वो आपका स्ट्राइक करता है, दैट इज एंगल थीटा, और एन इज आपका जितना नंबर ऑफ लेवल होगा वो आपको गिवन रहेगा सब क्वेश्चन में। डी होता है आपका इंटर एटॉमिक स्पेस, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ आपको गिवन होगी, एंड हाँ इसमें यूज़ क्या होती है हमारी एक्सरे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के लिए कौन सी वेव यूज़ होती है, तो हमारी कौन सी वेव यूज़ होती है, एक्सरे यूज़ होती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे कहते हैं, ये उस तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद एक ये और देख लीजिए फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी लेस इंपॉर्टेंट, बहुत कम चांसेस है इसके पूछे जाने के, बट सिंस ये आपका आता है सिलेबस में कवर होता है, इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू। बीआर लॉम्बर्ट्स लॉ, इसमें फाइनली होता है आपकी इंटेंसिटी, फाइनल कैलकुलेट करते हैं, आपका कंटेनर होता है, उससे निकलती है ट्रांसमिटेड लाइट, फिर डिटेक्टर में जाती है, वहाँ जाके डिटेक्ट होती है, तो इससे पता चलता है आपकी इनिशियली जो इंटेंसिटी दी थी, इतने पूरे प्रोसेस के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी बची उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो ये जो आपकी फाइनल इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू आपकी जो इनिशियल इंटेंसिटी थी ई इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा सी बी, ठीक है। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये एक फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है।
एंड इसमें सी बी क्या होता है, बी इज़ लाइक ये पूरा रेंज होता है, ये ज़ीरो से शुरू होकर बी तक हुआ, ए से लेके बी तक, सॉरी ज़ीरो से बी तक, और सी इज़ कंसनट्रेशन, अल्फा इज अनदर कांस्टेंट। तो बहुत लेस चांसेस है पूछने के, हम जस्ट टेलिंग यू कि इसको आप देख लीजिए, बस एक नज़र दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, डी एल नंबर्स लॉ करके होता है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर अगेन, अपना ये वाला एक्सरे चैप्टर, और इसके बाद अपना रेडियो एक्टिविटी है एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद रिलेटिविटी में तो अपने 4 फॉर्मूलाज हैं, बस वो भी कवर हो जाएगा। एंड देन वेव ऑप्टिक्स के भी 4-5 फॉर्मूलाज हैं। मतलब आई थिंक कि मैं अगर अपने आपको ये सिलेबस कवर करवा दूँगी शायद। खैर चलिए, अब ये बीच में एक्चुअली 2-3 घंटे वेस्ट हो गए ना। मैंने बताया था घर के पास शादी है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने लगा था, पॉसिबल नहीं था उस टाइम रिकॉर्ड कर पाना, बहुत शोर आ रहा था। तो इसीलिए गाइज अब प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, एंड अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा गाइज, एक चीज़ और रह गई एक्सरेज में, मुझे अभी जस्ट याद आया, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब आई नो कि मैंने वीडियो ऑलमोस्ट एंड कर दिया, और उसके बाद आई एम टेलिंग यू कि एक चीज़ रह गई है। आई एम सॉरी अबाउट दिस थिंग, बट दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्टली प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सिर्फ मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ एक सेकंड में करवा देती हूँ। एक मिनट में, लेट मी रेज दिस थिंग। हो जाएगा ये रेज। ठीक है गाइज, अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। ये पेन नहीं चलेगा जब तक ये होगा नहीं, एक मिनट दीजिए। तो गाइज ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। लाइक एक तो है आपका एक्सरे जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपका एक्सरे में जो है वो पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ठीक है, और अच्छा देखो, स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रैवल करती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। रेंज आपने देखी थी ना, -18 टू -18 था ना, -16। ठीक है, हाँ। तो आपकी जो वेवलेंथ होती है इसकी बहुत कम होती है, इसीलिए ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा जो है पार्टिकल नेचर शो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड चीज़ क्या आ गई कि जो हमारी एक्सरे है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ये, और इसके पास पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होते हैं। वेव नेचर आपको कैसे पता चला, देखो वेव लेंथ है, पार्टिकल नेचर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है। ठीक है, थर्ड चीज़ आपकी कि आपका जो एक्सरे होता है, आपका ये वेव नेचर आपका कहाँ कहाँ शो करता है, अगर एक्सरे की हेल्प से आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो, ठीक है, या रिफ्रैक्शन कर रहे हो, या इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो इन सब जगह पे एक डिफ्लेक्शन भी, इन सब जगह पे क्या होगा, ये आपका पार्टिकल वेव नेचर शो करती है। और पार्टिकल नेचर आपका कहाँ शो करती है, एक्सरे, अगर एक्सरे की हेल्प से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, सो दिस इज योर पार्टिकल नेचर। और आपका जो है एक्सरे जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, ना ही ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ना ही तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, मगर इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत स्मॉल होती है ना, तो अफेक्ट नहीं कर पाती इसको कोई चीज़ इजीली। एक्सरेज आर इनविजिबल, ये आपको दिखती नहीं है। आपका एक्सरे होता होगा, कभी देखा होगा आपने किसी का एक्सरे होता होगा हॉस्पिटल में, तो इनविजिबल होती हैं ये। ठीक है, और ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पे मतलब आपकी वही जो एक्सरे की प्लेट होती है उस पर ये अफेक्ट करती हैं, उस पर शो होती हैं। और क्या होती है, ये आपका फोर्स एक्सर्ट करती हैं। अगर आपसे पूछे कैसे वर्क करती हैं ये, तो इनके साथ ये जो एनर्जी लाती हैं उसके साथ एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है,
ट्रांसफ़र एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड फाइनली आपकी जो फिल्म होती है उसके ऊपर एक इमेज बनकर आ जाती है। अच्छा, और आपका जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक्सरे दो तरह का बनता है, एक कॉन्टीन्यूअस और एक कैरेक्टरिस्टिक। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का इतना स्मॉल वेवलेंथ रहता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ भी नहीं प्रोड्यूस हो पाता। इससे सिर्फ कॉन्टीन्यूअस बन सकता है, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ इससे नहीं बन सकता। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हाइड्रोजन के केस में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। तो यू नो कि क्रिस्टल का अगर आपका इंटरएटॉमिक स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है। सर्जरी में हम यूज़ करते हैं, रेडियोग्राफी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग में तो खैर हर चीज़ यूज़ होती है। मतलब मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग में आपकी ज़्यादातर सारी वेव्स यूज़ होती हैं एंड आपका इंटरएटॉमिक स्पेसिंग में यूज़ होता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस एक्सरेज। सो गाइस, इट्स ऑलरेडी 3:30 एंड आई हैव टू गो ऑन द वर्क। तो शायद मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। सो लेट मी एंड इट हियर। ठीक है, और that's it for today guys, and if you have any doubt please ask me in the telegram channel or in the comment box wherever you feel comfortable. So let me end it here.